अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, कल मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई थी और मैं जरा देख रही थी कि कोई मिस भी करता है या नहीं। लेकिन खैर काफी मैसेजेस आए, बहुत लोगों ने पूछा कि जी कोई वीडियो नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आई। तो जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने याद रखा। आगे हम चलते हैं जी और हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। कुछ न्यूज वगैरह है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों से भी कहिए, रिश्तेदारों से भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खैर हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। बिल्कुल जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कल जो है हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बुलाया था और उन्होंने कहा कि जी ये बताइए कि जब 2014 में आपकी गवर्नमेंट थी केपीके में और वहां पर जो वाकया हुआ था एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल का, जिसमें के टेररिस्ट अंदर दाखिल हुए थे और उन्होंने जो है वो बहुत सारे बच्चों को शहीद किया था, उसके लिए आपने क्या किया है? खान साहब एज यूजुअल आए बाएं शाएं करके निकल गए। उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया और वो उल्टा अपने 70,000 जाने दिए हैं टेररिज्म के अगेंस्ट और हमें ये हो गया और हमें वो हो गया और इस तरह की कहानियां करके निकल गए। अदालत ने उनसे कहा कि जी आप इन्वेस्टिगेशन में मजीद नाम शामिल कीजिए और खान साहब ने अदालत से कहा कि आप हमें हुक्म दीजिए और हम वो नाम शामिल कर लेंगे। वो नाम कौन से हैं जी? वो नाम वो हैं जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के जो बच्चे, जो मासूम बच्चे जिनको मारा गया, जिनको शहीद किया गया, उनके पेरेंट्स ने कहा है कि उस वक्त के यानी 2014 में जो आर्मी चीफ थे उनका नाम इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। इसके अलावा कोर कमांडर का नाम शामिल किया जाए उस टाइम के, और डीजीआईएसआई जो उस वक्त थे उनका नाम भी शामिल किया जाए। मैं आपको नाम भी बता देती हूँ। आर्मी चीफ उस वक्त राहिल शरीफ साहब थे, कोर कमांडर जो थे वो जनरल हिदायत थे और डीजीआईएसआई जनरल जहीरुल इस्लाम थे। तो जी इन लोगों का नाम जो है वो कहा गया कि शामिल करें आप लोग इन्वेस्टिगेशन में। ये बात उन मासूम बच्चों के पेरेंट्स ने की है। अब जाहिर है कि इनके नाम जो है वो कौन शामिल करे? खान साहब तो जाहिर है थर 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 कांपे होंगे और उन्होंने जब अदालत से कहा होगा तो अदालत ने कहा होगा भाई ये तो आपका काम है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो आप हैं। लेकिन खैर खान साहब वाएं बाएं शाएं करके जी पतली गली से निकल गए। और उसके बाद इसलिए कि हमें तो ये भी याद रखना चाहिए कि ये वही का इमरान खान साहब है जो सानिया साहिवाल जब हुआ था जिसमें पुलिस वालों ने एक फैमिली को मार डाला था, मासूम फैमिली पे गोलियां चला दी थी, तो खान साहब नहीं गए थे उनके घर, बहुत दिनों तक नहीं गए थे। खान साहब कहते थे मैं जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन उसके बाद किसी दूसरी कंट्री विजिट पे चले गए। फिर वापस आने के बाद भी बड़ी मुश्किलों से, जैसे कहते हैं ना हम लोग, धक्के दे दे के खान साहब चले जाइए, खान साहब चले जाइए, खान साहब चले जाइए, बड़ी मुश्किलों से हमने खान साहब को लोगों के घर तक पहुंचाया था। तो खैर खान साहब पहुंच ही गए किसी तरीके से और बड़ी मुश्किलों से उन्होंने उनके साथ जो है ना अफसोस किया और उसके बाद फिर गायब। इसी तरीके से आप जानते ही हैं कि कोयटा में कई दिनों तक लोग डेड बॉडीज लेके बैठे रहे। उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर आएंगे तभी हम दफनाएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं गए। उल्टा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं होता। तो जी इस तरह की बातें और इस तरह का रिकॉर्ड तो हमेशा से इमरान खान साहब का रहा है, तो उसके ऊपर हम क्या बात कर सकते हैं, आप सब जानते ही हैं। लेकिन खैर अभी देखते हैं कि वो जो उनको कहा गया है कोर्ट की तरफ से, वो खान साहब उसके ऊपर कितना अमल करते हैं और कितना अमल नहीं करते। ज्यादा चांसेस तो यही हैं कि खान साहब ने कोई अमल नहीं करना और एहसान उल्ला एहसान की तरह ये लोग भी जो हैं इसी तरीके से हमें भागते दौड़ते हुए नजर आएंगे। खैर हम आपको आगे की न्यूज बताते हैं और सबसे पहले जी ये तस्वीर देखिए। ये जी जूनागढ़, इसमें लिखा है कि जी जूनागढ़ जो है वो 9 नवंबर को, जूनागढ़ जो इंडिया का हिस्सा है वो असल में पाकिस्तान का हिस्सा था और उसके ऊपर भारत ने कब्जा कर रखा है। तो इसलिए 9 नवंबर को पाकिस्तान में जूनागढ़ की याद में एक ब्लैक डे मनाया गया। अब उस ब्लैक डे मनाने से इंडिया को क्या हुआ ये तो इंडिया वाले खुद ही बता पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का चूरन बेचा जाता रहता है और कब तक बेचा जाता रहेगा ये हमें नहीं मालूम। लेकिन खैर ये चीज चलती जा रही है और अब हमने रिसेंटली ये देखा कि यहाँ पे, जैसे मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ, पोस्टर्स भी बनाए गए हैं और बताया गया कि जी
یہ جو ہے جوناگڑھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور بہت جلد جوناگڑھ پہ پاکستان کا پرچم لہرائے گا. تو دیکھتے ہیں جی کب لہراتا ہے. لیکن جب تک نہیں لہراتا ہم آپ کو دوسری نیوز سنا دیتے ہیں. 3 دن میں ہو سکتا ہے کوئی لہرائی دے, کوئی پتہ نہیں ہم لوگوں کا بھی. آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگ بہت تیز ہیں, ہم ایسا کر بھی جا دیں گے آپ کو معلوم ہی نہیں چلے گا, اور وہاں پہ ہم ایک فلیگ جو ہے پاکستان کا جوناگڑھ پہ لگا دیں گے. تو خیر نہ لگانے دے, کیا ہو گیا, ایک فلیگ سے کیا ہو جائے گا آپ لوگوں کو. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں, مجھے سب بالکل مجھے فضول باتیں نہیں کرنی ہے. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں جی, اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں انصاف کی تصویر. اب یہ کون ہے آپ پوچھیں گے, بالکل جی یہ ایئر مارشل ارشد ملک صاحب ہیں, اور یہ ہمارے جو ہے پی آئی اے جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے اس کے چیئرمین ہیں آج کل. اور ان کی طرف سے جی امریکہ یورپ کے روٹس ہو گئے بند. کراچی ایئر کریش ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ فیک پائلٹس ڈگریز جو ہے وہ بھی بہت مشہور ہیں, آپ سب جانتے ہی ہیں. اس کے علاوہ جی لاہور سے اسکردو جاتے ہوئے پورے ٹائم لوگوں نے شکایت کی کہ واش رومز نہیں چل رہے تھے, واش رومز خراب تھے پلین کے. اور اس کے بعد جی اب میں ان سے پوچھنا یہ کہ سر آخر آپ چاہتے کیا ہیں. آپ لاکھوں کی سیلری اٹھا رہے ہیں, اور فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد یا ایئر مارشل تھے آپ, اس کے بعد آپ کو چاہیے تھا گھر بیٹھتے کوئی پوتے پوتیاں کھلاتے پلاتے یا ویسے ہی ٹی وی دیکھ لیتے. سر اتنے اچھے اچھے میچز آ رہے ہیں, ضروری تھا کہ آپ نے پی آئی اے میں ہی چلے جانا ہے, وہاں کا چیئرمین بن جانا ہے اور پھر اس کا پھٹا بٹھا دینا ہے. تو سر یہ تو غلط بات ہے نا. آپ ابھی بھی سوچ لیجئے, ہو سکتا ہے کوئی ریٹائرمنٹ کی سپیلنگ اگر آپ کو نہیں آتی تو میں بتا دوں, ویسے مجھے بھی نہیں آتی لیکن میں پھر بھی بتا دوں, گوگل کر لینا سر, ایسی کیا بات ہے, ساری چیزیں میں بھی رکھیں گے بتانے کے لیے آپ لوگوں کو. خیر لیکن مجھے لگتا نہیں کہ یہ جائیں گے, ان کا کوئی موڈ نہیں لگ رہا. خیر جی ہم آپ کو بتاتے ہیں انصاف کا. یہ جی کے پی کے چیف منسٹر ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ جی پاکستان ڈوب رہا تھا لیکن اس کو عمران خان صاحب نے بچا لیا. اب یہ سٹیٹمنٹ ان کا آیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس پہ ہنسنا ہے یا کہ اس پہ رونا ہے. یہ میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گی کہ آخر اس پہ کرنا کیا ہے. نیکسٹ پکچر ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بالکل جی ان صاحب کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر صاحب. یہ جی چیئرمین بنے ہیں ابھی نئے نئے تازہ تازہ ایک دم فریش چیئرمین ان کو لگایا گیا ہے. کہاں بھلا جی, نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے. یعنی جو عمران خان صاحب نے کل پرسوں اناؤنس کی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم, اس میں جو ہے وہ یہ جنرل صاحب جو ہے وہ نیشنل کنسٹرکشن کمپنی کے چیئرمین بن گئے ہیں. یعنی نیشنل کنسٹرکشن کمپنی کے چیئرمین بھی ایک فوجی ہے. مجھے لگتا ہے اب صرف ہماری فوج کو نا وہ چنا چاٹ اور بھیل پوری کے ٹھیلے لگانے رہ گئے, باقی تو ہر کام کر رہے ہیں. تو خیر کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے. میں کہتی ہوں ایک ہی سیلری میں اتنے سارے کام کریں, لیکن خیر ریٹائرڈ جنرلز ہمارے یہاں یوزولی ریٹائرمنٹ کے بعد گھر نہیں بیٹھتے, کوئی نہ کوئی بڑی جگہ پکڑ کے اور اس کے بعد لاکھوں کی سیلری جو ہے نا وہ آپ پتہ نہیں سمجھ ہی جائیں نا. ہر بات مجھے سے کہنے ضروری ہے کیا. ارے مجھے بڑا اچھا ایک ڈائلاگ یاد آیا, میرے خیال ہے شتروگھن سنہا صاحب کا ہے. جلی کو آگ کہتے ہیں, بجھی کو راکھ کہتے ہیں, جس راکھ سے بارود بنے اسے وشوناتھ کہتے ہیں. مجھے بڑا پسند ہے ڈائلاگ. میں نے ابھی ریسنٹلی ان کی ایک پکچر دیکھی وشوناتھ, اس کے اندر یہ ڈائلاگ تھا اور مجھے بڑے مزے کا لگا. تو میں نے سوچا ویسے ہی کوئی اس میں جگہ نہیں ہے اس شو کے اندر اس طرح کی بات کی, لیکن پھر ویسے ہی میرا دل کرا تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. خیر ہم آگے چلتے ہیں اور ہم آپ کو پہلے ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور اس ویڈیو کے بعد بات کرتے ہیں. آپ کو یہ بتاؤں جن کو احرام ہو رہا ہے وہ یہ کر دیں, رات کو والسماء والطارق پڑھے. والسماء والطارق کے بعد قلم کی ضرورت نہیں, اپنے ہاتھ سے ادھر لکھو عمر لکھو, اور یہ کہ اپنے ناڑے کو مضبوط باندھ کر کے شلوار کے اندر کرو. آپ کو احتلام ہو گیا تو مولی منظور کو فون کر لینا, کبھی بھی احتلام نہیں ہوگا. اب یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے مجھے تو کچھ نہیں پتا, لیکن کچھ فضول ہی بول رہے تھے. خیر ہم اس پہ کمنٹ نہیں کریں گے, ہم آگے چلتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی T20 ورلڈ کپ کا فائنل جو ہونے والا ہے کچھ دنوں میں, تو T20 ورلڈ کپ کا فائنل جو ٹیم بھی کرکٹ ٹیم جیتے گی اس کو جی $16 لاکھ کا انعام ملے گا, یعنی کیش $16 لاکھ ملیں گے جو ٹیم بھی ورلڈ کپ جو ہے اس کا T20 ورلڈ کپ وہ جیتے گی. یہ سن کر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بابر اعظم کو بار بار مس کال کر رہے ہیں, اور بابر اعظم نے خان صاحب کا نمبر بلاک کر دیا. یہ نیوز کہاں سے لائے ہو تم لوگ ہیں؟ واقعی میں ایسا ہوا ہے؟
खैर खैर हमने यही सुना है कि जी बाबर आजम ने ना इमरान खान साहब का नंबर ब्लॉक कर दिया, क्योंकि पता नहीं खान साहब ये $16,000 का सुनकर उसको कॉलिंग क्यों कर रहे थे। मेरे ख्याल है वैसे पूछना चाह रहे होंगे कि मतलब $16 लाख के पाकिस्तानी रुपीज में अगर कन्वर्ट करें तो कितने बनते, फिर बांटने भी है ना सब में, इस वजह से, इसलिए नहीं कि खान साहब को उसमें से पैसे चाहिए। अच्छा, आप लोग ये मत समझिएगा कि खान साहब उससे कोई पैसे मांगने लगे थे। माना कि खान साहब को पैसे मांगने की आदत है, लेकिन हर जगह नहीं मांगते। अच्छा, किसी किसी जगह छोड़ भी देते हैं वो। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी अगली न्यूज बताते हैं। और अगली न्यूज जी, उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, फिर हम बात करेंगे। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि फवाद चौधरी साहब को एक कीड़ा है, वो कीड़ा इनको चैन नहीं लेने देता। ये हर 1.5-2 महीने बाद ऐसी कोई ना कोई बात करेंगे जिससे पार्टी को कभी उलमाए किराम के खिलाफ बोलना शुरू हो जाएंगे, कभी मजहबी तबकों के खिलाफ बोलना शुरू। जी, ये थे फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत टाइम ये इंडियन टीवी पे भी आते रहे हैं और इसी किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं और इसी किस्म की बातें करते हैं। आप देख ही सकते हैं कितने ज्यादा आपको इंटेलेक्चुअल्स जैसी बातें इनकी लग रही होंगी, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल्स हैं नहीं। लेकिन ये कि खैर इनको कहना भी नहीं चाहिए मुझे, खैर आई एम सॉरी कि मैं इनको इंटेलेक्चुअल कह रही हूँ, लेकिन मैं इनको फजूल कह सकती हूँ कि ये फजूल से इंसान है और इसी किस्म की बातें करते हैं। खैर, हम ये बता दें आपको कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बार फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में नहीं आए, उसकी मीटिंग में उन्होंने अटेंड नहीं की। उसके जवाब में फवाद चौधरी, जिनके बारे में अभी फयाजुल हसन चौहान साहब कुछ फरमा रहे थे, उनका कहना है कि जी खान साहब को और भी बड़े काम है, सारे वक्त कमेटियों में जाके नहीं बैठ सकते वो। तो जी क्या काम है खान साहब को? जो बाइडेन की कॉल के इंतजार के अलावा कोई दूसरा काम अगर इमरान खान साहब के पास है तो हमें बता दीजिए। खैर, हम आपको आगे भी हम एक दो वीडियोस और भी दिखाएंगे, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि जी डेंगू के इलाज के लिए मेडिसिन खत्म हो चुकी हैं। लाहौर में जो है लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमें डेंगू फीवर जो जिन लोगों को हुआ है उनको मेडिसिन नहीं मिल रही और वो काफी परेशान है। और जो लोग मज़ारों पे जा जाके चादरें चढ़ाने के शौकीन हैं, उनके लिए मेरा एक छोटा सा एडवाइस है कि अब सर्दियां आ गई हैं तो अब उन चादरों के बजाय ब्लैंकेट चढ़ाना शुरू कर दें। हो सकता है जो उन मज़ारों में डेड बॉडीज हैं उनको सर्दी लग रही हो, तो इसके बजाय अगर वही चादरें आप किसी गरीब को दे देंगे जो बाहर बेचारे इतने सारे बैठे होते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये अगर मैं बोलूंगी तो लोग कहेंगे कि जी ये क्या, ये तो मतलब रिलीजन के खिलाफ बात कर रही है, ये तो ऐसे बात कर रही है, तो मज़ारों के खिलाफ बात कर रही है। लेकिन मैं तो करूंगी जी, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी बोलूं। तो मैं यही कहूंगी कि जो लोग मज़ारों पे जाके चादरें चढ़ाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, उनको चाहिए कि अगर इतना पैसा है तो वही चादरें और शॉलें लेकर आप उन लोगों को दे दें जो मज़ारों के बाहर बेचारे भीख मांग रहे होते हैं, ताकि किसी का कुछ भला हो जाए। इसलिए कि जो बेचारा इस दुनिया से चला गया, जिसके कब्र पे आप जाके चढ़ा रहे हैं, उसको उसकी कोई जरूरत नहीं है, ना ही उसको कोई फर्क पड़ता है आपकी इस तरह की चीप हरकतों से। खैर, हम आपको बता दें कि इमरान खान साहब बार बार फ्यूल प्राइस बढ़ा रहे हैं और अभी सुनने में यह आया है कि जी 15 नवंबर के बाद जो है वो फिर एक बार फ्यूल प्राइस जो है वो बढ़ने जा रही है पाकिस्तान में। तो मैं एडवाइस ये करना चाह रही थी प्राइम मिनिस्टर को कि सर बार बार फ्यूल प्राइस बढ़ाते हैं आप, फिर पब्लिक आपको उल्टा सीधा बोलती है और सुन के मुझे अच्छा नहीं लगता सर। तो आप ऐसा करें कि एक साथ ही प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लें। जो पब्लिक है उससे कहें कि जी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दे दो, उसके बाद जिसने जो बोलना होगा सिर्फ एक ही बार बोलेगा, बार बार तो बोलेगा नहीं। तो वो ज्यादा बेहतर है सर। बार 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 उल्टा सीधा सुनने से बेहतर है एक बार ही सुन लें और बस कहानी खत्म। प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग ले लोगों से, बार बार फ्यूल प्राइस बढ़ाना छोड़ दें। खैर, हम आगे बढ़े और हम आपको जी अगली न्यूज दें। और अगली न्यूज जी ये है कि हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर तो जी सिर्फ साइकिल पे जाया करता था ऑफिस। इमरान खान साहब ने सिस्टम ऐसा बना दिया है पाकिस्तान में कि अब लगता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो बाइसाइकिल पे आने वाला है और बाइसाइकिल से ही जाने वाला है, क्योंकि किसी के पास जो है वो कुछ खरीदने की गुंजाइश नहीं रही है और लोग जो है फ्यूल खरीदने के नाम से लोगों को आ रहे हैं चक्कर। इस पे कहा यह जाता है कि जी फ्यूल प्राइस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम आलमी मंडी यानी वर्ल्ड मार्केट से खरीदते हैं और वो उधर क्योंकि प्राइस बढ़ रही है तो इधर भी प्राइस बढ़ रही है। वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और इस कंट्री में रहते हुए भी आपको अगर आप कहते हैं कि जी चीनी की प्राइस बढ़ रही है, चावल की बढ़ रही है, आटे की बढ़ रही है, इस तरह की चीजों की, गेहूं की, दालों की प्राइस बढ़ रही है, तो ये चीज बहरहाल हमारी समझ से तो बाहर है। अगर आपको समझ में कुछ आता हो
तो आप हमें जरूर बताइए कि आखिर इन सब चीजों की प्राइसेस क्यों हमें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और आखिर आम पब्लिक का क्या होगा। खैर, एक वीडियो देखते हैं। जी, ये कोयटा का एक हॉस्पिटल था और आप देख रहे हैं कि उसके अंदर जो है वो इस तरह से स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो अंदर इधर से उधर भाग रहे हैं। उतने सारे जो है, मेरे ख्याल में वो विजिट पे आए होंगे हॉस्पिटल की और देखने के लिए आए होंगे कि सब काम ठीक से हो रहा है या नहीं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ना उन्हें कोई वहां पे मौजूद था जो उनको वहां से निकालता, ना कोई भगाने के लिए मौजूद था, ना कोई कंट्रोल करने के लिए मौजूद था। और बिल्कुल ये कोयटा के जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल है। और उसकी आप देख सकते हैं कि कॉरिडोर में किस तरह से रात के वक्त कुत्ते जो हैं वो टक 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 दौड़े जा रहे थे। तो इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट को कुछ कहना है तो कह सकती है, वैसे कहेगी नहीं, इसलिए कि वो तो कहेंगे नहीं जी ये तो आम सी बात है, ऐसी क्या बात हो गई। असल में हमें अपने आप को एनिमल लवर भी तो दिखाना है ना। लेकिन वो तो ठीक है सर कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि आपके हॉस्पिटल के अंदर वो यूं धड़ल्ले के साथ इधर से उधर घूम रहे हैं और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी जो IMF से हमने लोन लिया है और उसकी आप जानते हैं इंस्टॉलमेंट में वो हमें पेमेंट करते हैं। उन्होंने जी कहा है कि बिजली के जो यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो भी बढ़ाइए, उसमें भी पैसे बढ़ाइए और फ्यूल प्राइस भी इंक्रीज करने के लिए कहा गया है। लेकिन हमें तो कोई शर्म गैरत है नहीं, इसलिए कि आप इमरान खान साहब ने तो कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर मुझे IMF जाना पड़ा। लेकिन फिर भी IMF के दरवाजे पे हम बैठे हैं। साथ ही हमें ये भी कहा गया कि जी हम एक फंड बना रहे हैं, यानी हम नहीं, गवर्नमेंट ने कहा है कि जी वो एक फंड बना रही है और जिसके अंदर दुनिया से नहीं लेकिन पाकिस्तान से लोग पैसे जमा करेंगे और वो हम देंगे अफगानिस्तान के लोगों को। यानी कि अपने पास तो कुछ है नहीं और हम देंगे दूसरों को। जैसे मैंने कहा कि जब आप एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं, किसी भी एयरलाइन से आप ट्रैवल करते हैं, तो वहां पे एक अनाउंसमेंट होता है कि जी अगर ऑक्सीजन की कमी आपको महसूस हो तो आपके ऊपर जो हिस्सा लगा होता है, छत जो होती है, यानी वो आपकी सीट के ऊपर का हिस्सा जो होता है, वहां से वो कहते हैं जी एक मास्क आपके सामने गिरेगा, उसको आपने अपने मुंह के ऊपर रखना है और सांस लेना है। सबसे पहले आपने खुद लगाना है, उसके बाद आपने जो आपके साथ बैठा है उसकी मदद करनी है। तो ये नहीं करना कि पहले उसकी मदद करें और बाद में अपने मास्क को लगाएं, बल्कि पहले आपने खुद अपने आप को ऑक्सीजन देनी है, उसके बाद अपने साथ वाले की या किसी की भी मदद करनी है। यही चीज पाकिस्तान के ऊपर भी फिट आती है कि पहले आप अपने लोगों को तो खाना, रोटी, कपड़ा दे दें। रोटी, कपड़ा और मकान, उससे मुझे वो मनोज कुमार जी की मूवी याद आ गई ना, वो हाय हाय ये मजबूरी वाला गाना था जिसमें, अरे यार मैं क्या शुरू हो गई, सॉरी। तो मैं ये कह रही थी कि उनको ये चाहिए, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, कि पहले अपने लोगों को तो सारा खाना पीना, मेडिसिन और तालीम दे दें, उसके बाद जाके आप अफगानिस्तान में जो है वो चने बांट लिए गए, जो कुछ भी आपने देना है वो दे दिएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि जी फंड जमा हो रहा है और वो किसके लिए, जी अफगानिस्तान भेजेंगे। तो सर यहाँ पे जो लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हल करने के लिए कौन आएगा? जो बाइडेन तो कॉल ही नहीं उठाता। मोदी जी फोन ही नहीं करते। नहीं सॉरी, मोदी जी फोन नहीं उठाते, जो बाइडेन जो है वो कॉल नहीं उठाता। हाँ सॉरी, मैं मिक्सअप कर गई दोनों को। बहरहाल जो भी है, एक फोन नहीं उठाता, एक फोन करता नहीं। लेकिन इन दोनों ने तो कुछ नहीं करना ना, इन्होंने हमें कुछ नहीं देना। मोदी जी ने तो सिर्फ ताने मारने और उनके लोगों ने भी हमें ताने मारने। ताने खाने से पेट तो नहीं भरता ना सर। ताने खाने से तो सिर्फ ये होता है कि ठीक है हमें दे दिए ताने, खैर है, कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। लेकिन अब करना ये है कि आपने कि आप पहले पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, फिर देखें मनोज कुमार जी की पिक्चर का नाम आ गया,
تو جن کے پاس روٹی کپڑا مکان نہیں، پہلے آپ ان کو تو دے دیں سر، اس کے بعد آپ آ کے جائیے گا. اپنی باقی کی نوٹنکیاں تو چلتی رہیں گی زندگی جب تک ہے، نوٹنکیاں تو ختم ہونی نہیں ہے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. ہم سچے تھے، ہم سچ بات کرتے تھے، ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی، ہم نے کبھی کرپشن نہیں کی، ہم نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی. یعنی کہ میرے کو کہنا نہیں چاہیے، یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن میری جو تنخواہ آتی تھی نا، وہ بھی میں ہاسپٹل کے ایک تھا، ہاسپٹل میں ایک دکان ہوتی تھی، اس کو بھیج دیتی تھی کہ دوائیاں غریب لوگوں کو ملے. ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے لوگوں کی مدد کی. یار وہ ٹیشو پیپر کا کارٹن پلیز ٹرک بل کے منگا لو میرے. تو ان کی بات سننے کے بعد یہ تھی جسے کہنا چاہیے فریال تالپور. اور فریال تالپور ہیں جی آصف علی زرداری جو ہمارے پریزیڈنٹ رہے ہیں، ان کی بہن ہے. اور بے نظیر بھٹو کی یہ نند تھی، اور بلاول کی یہ کیا ہوتی ہیں، پھپھی ہوتی ہیں. اور یہ جی باقی کے رشتے میں ان کے آپ کے بعد میں بتاؤں گی. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کی باتیں سن کے میری تو آنکھوں میں پانی آ گیا کہ کس طرح سے وہ اپنی سیلری بھی جو ہے وہ لوگوں کو دے دیتی تھی اور یہ کر دیتی تھی. اسی وجہ سے لاڑکانہ میں جو ہے، اور ان کا جو گڑھ ہے سندھ، وہاں پہ لوگوں کا برا حال ہے اور لوگ وہاں پہ رو رہے ہیں اور لوگوں کی حالت خراب ہے. لیکن وہ جو فریال تالپور صاحبہ ہیں وہ مطلب پھینکے جا رہی ہیں اور ہم یہاں سے لپیٹ کے تھک گئے. ہم لپیٹے جا رہے ہیں، لپیٹ کے سائڈ پہ رکھتے ہیں، وہ پھر پھینکنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمارے خیر زیادہ تر پولیٹیشنز آپ کو اسی طرح کے ملیں گے کہ جب پھینکنے پہ آتے ہیں تو بہت لمبی پھینکتے ہیں. تو خیر ایسا نہیں کہنا چاہیے. لیکن چلے سوچا تو ایٹ لیسٹ انہوں نے، کہ سوچنے میں کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساری سیلری جو ہے وہ غریبوں میں دے دیتی. نہیں دی تو وہ ایک الگ بات ہے. خیر ہم آگے چلتے ہیں. ہم آپ کو جی دکھاتے ہیں ملالہ یوسفزئی. جی ملالہ یوسفزئی کو کون نہیں جانتا. ملالہ کی بڑی لمبی اسٹوری ہے، اور ملالہ کی ابھی 2 دن پہلے شادی ہوئی ہے، اور ملالہ نے جو ہے وہ اپنی پکچرز شیئر کی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ایک زمانے میں ملالہ نے کہا تھا کہ جی مجھے تو سمجھ نہیں آتی لوگ شادیاں کیوں کرتے ہیں. ویسے یہ بات تو باقی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ شادیاں کیوں کرتے ہیں. تو لیکن بہرحال ملالہ نے کی بھی جو ہے وہ شادی ہو گئی ہے، اور بہت بہت مبارک ہو ملالہ آپ کو. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، صحت مند رہیں، اور ہنستا بستا آپ کا گھر ہو. لیکن پلیز بچوں کی لائن نہ لگانا، آپ کو میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. لیکن آگے کہاں بڑھے ہمارا شو ہو گیا ختم، اور ہم آپ سے ملیں گے کل یا پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.